हेलो एवरीवन, आप सभी का कुजर बुक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस श्रृंखला में हम डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट्स का। इसी क्रम में सेट नंबर 3 आप सभी के सामने है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर, बिंदुसार किसका पुत्र था? ऑप्शंस क्या हैं? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात करते हैं कि मौर्य जो वंश था इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। इनका पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र का क्या नाम था? अशोक। यानी सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं। ऑप्शंस क्या हैं? सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या मुस्लिम। तो त्रिपिटक जो हैं बौद्ध धर्म की क्या हैं? पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक में कौन कौन सी आती हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन क्या है? पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शंस क्या हैं? गोपाल, वी वैनाथन, धर्मपाल, भास्करन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? गोपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब इसने क्या करवाया था? इसने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा में एक विहार का निर्माण किसने करवाया था? तो पाल वंश के शासक गोपाल ने। नालंदा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? ऑप्शंस क्या हैं? खिलजी राजवंश, गुलाम राजवंश, लोदी राजवंश, तुगलक राजवंश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम राजवंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि और कौन से वंश थे। सबसे पहले कौन सा था? गुलाम, फिर खिलजी, ये सेकंड नंबर पे था, तुगलक था थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ पे कौन सा था? सैयद, ये कौन से पे था? फिफ्थ पे। फोर्थ पे था सैयद वंश। पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। ये सब दिल्ली सल्तनत काल के राजवंश हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रि परिषद को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस क्या हैं? अष्टदिग्गज, नवरत्न, अग्रहारम या अष्टप्रधान। तो शिवाजी के शासनकाल में मंत्रि परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं? एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, आर.सी. भंडारकर। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। और कब की गई थी इसकी स्थापना? 1867, यानी कि 1867 में। और अगर ये पूछा जाए कि किसकी सहायता से की थी या किसकी प्रेरणा से, तो केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन क्या है? काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? ऑप्शंस क्या हैं? 1925, 1924, 1926, 1927। तो काकोरी षड्यंत्र मामला कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी एक्शन डे। काकोरी षड्यंत्र से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी एक्शन डे। काकोरी एक्शन डे। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस ट्रेन का नाम क्या था? तो उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। ये पूछा जाता है कि उस ट्रेन का क्या नाम था? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। अगला क्वेश्चन क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शंस क्या हैं? अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना, रिवोल्यूशनरी आर्मी या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक। ये क्वेश्चन मैंने पिछले सेट में बताया था और इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने? 1939 में, जब इन्होंने कांग्रेस से क्या किया था? त्यागपत्र दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है?
कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? ऑप्शंस क्या हैं? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1835 या भारत सरकार अधिनियम 1947। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद जो एक्ट आया था भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें क्या हुआ था कि जो सत्ता थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी और जो अधिकार थे वो किसको सौंप दिए गए थे? भारत सचिव को। सारा कंट्रोल किसे दे दिया गया था? भारत सचिव को। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? ऑप्शंस क्या हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्रपाल या चितरंजन दास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चितरंजन दास, ऑप्शन डी। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई कब थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी ने मिलकर की थी। हुआ क्या था एक्चुअली, 1922 में जो महात्मा गांधी जी का कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था, जो कि 1922 में क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। तभी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं कौन? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शंस क्या हैं? कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में, शांत घाटी में या सुरमा घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भारत में? शांत घाटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है। तो ये है केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। अगला क्वेश्चन क्या है? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री। तो भागीरथी और अलकनंदा ये कहाँ पर मिलती हैं? तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कर्णप्रयाग पे कौन सी नदी आकर मिलती हैं। तो कर्णप्रयाग पे मिलती है अलकनंदा और पिंडार। कर्णप्रयाग पे कौन सी हो जाएगी? अलकनंदा प्लस पिंडार, इन दोनों का संगम होता है। और रुद्रप्रयाग पे अगर बात करते हैं तो अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा के साथ कौन सी मिलेगी? मंदाकिनी। अगर अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेंगी तो कौन सा बनेगा? रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और पिंडार मिलेंगी तो कौन सी बनेगी? कर्णप्रयाग। तीनों पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? ऑप्शंस क्या हैं? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ऑप्शन क्या है? लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, हड्राई ईस्वान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की ताजे पानी की हमसे झील पूछ रहा है तो कौन सी हो जाएगी? लेक सुपीरियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और ये है कहाँ पे? यूएसए। अगर पूछ ले कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो बोलते हैं उसको कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ये क्या हो जाएगी? खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शंस क्या है? अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। और ये है कहाँ पर? ये है केरल में। ठीक है, और दोदा बेट्टा क्या है? ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा। और ये कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शंस क्या हैं? अमर्त्य सेन, राजकृष्णा, VKRV राव, कौशिक बसु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजकृष्णा। ये कौन थे? ये
अर्थशास्त्र के थे। इन्होंने जो भारत की जीडीपी थी इसका कंपैरिजन किससे किया था? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतया किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शंस क्या है? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो यहाँ पर जब तुम्हें पता होगा कि कौन सी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है तब ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो जो भारत का कृषि क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे रिक्वायरमेंट है 4 लोगों की और काम कर रहे हैं 6 लोग, तो जो 2 लोग एक्स्ट्रा है उनका जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? जीरो। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब आवश्यकता से अधिक लोगों को लगे रहना लेकिन प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक बेरोजगारी और पाई जाती है कृषि क्षेत्र में ही, जिसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी ये भी कहाँ पाई जाएगी? भारतीय कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी मैं पिछले सेट में डिस्कस कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शंस क्या हैं? दूध, मछली, फसल, अंडा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। मछली के लिए कौन सी है? ब्लू रिवॉल्यूशन। अंडे के लिए क्या है? सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी रजत क्रांति। और फसल के लिए तो पता ही है कौन सी? हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? तो ऑप्शंस क्या है? जीडीपी का 3.6%, जीडीपी का 6%, जीडीपी का 5.9%, जीडीपी का 6.4%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी जीडीपी का 6.4%। बजट आप लोग एक बार देख करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में किसमें वर्णित हैं? ऑप्शंस क्या हैं? 11वीं अनुसूची में, 10वीं सूची में, 13वीं सूची में या 12वीं सूची में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था तो उसमें जो संशोधन हुआ था किस सूची में उसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं सूची यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 11वीं सूची। ठीक है। अब इसमें बताया क्या गया है पंचायतों के बारे में। कभी कभी इसमें यह पूछ लेता है कि इसमें विषय कितने हैं। तो 11वीं सूची में कितने विषय हैं? 29। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि राज्य सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? ऑप्शंस क्या हैं? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है या उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। तो अगर राज्यसभा में क्या हो रही है? सरकार पराजित हो रही है तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देगा या संसद भंग होएगी या राष्ट्रपति शासन लागू होगा या फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका इलेक्शन होता है वो लोकसभा के लिए होता है और उसको बहुमत मिलना चाहिए लोकसभा में, यानी लोकसभा में अगर उसका बहुमत बना है तो फिर सरकार नहीं गिरेगी। ठीक है। क्योंकि जो सरकार होती है हमारी आर्टिकल 75(3) के अनुसार ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं? आयु 35 ईयर, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, पढ़ा लिखा हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, भारत का नागरिक हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा हो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं। बस क्या होना चाहिए? आयु 35 वर्ष पूरी कर चुके हों, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हों और भारत का नागरिक हो। लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए? आपके पास 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 क्या होने चाहिए? क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए कितने अनुमोदकों का होना आवश्यक है? 50। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 मूल कर्तव्य।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? भाग 1 क्या था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या था? नागरिकता थी। भाग 3 क्या था? मूल अधिकार थे। भाग 4 था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अच्छा, मूल कर्तव्य कहाँ पर दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 4 का, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? गलत। यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया? गलत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? और अगर भाग 5 की बात करें, ये किस में है? तो इसमें है संघ। भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 6 में क्या है? राज्य। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा में अगर चुनाव लड़ना है तो कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। वहीं अगर राज्यसभा की बात कर लें तो यहाँ पर कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 ईयर। ठीक है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये बताया गया है 84 खा। ठीक है, कि लोकसभा के लिए चुनाव में आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और किस आर्टिकल में बताया गया है? 84 खा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शंस क्या हैं? घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, गति का नियम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला नियम होता है उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरे नियम को क्या बोलते हैं? संवेग का नियम। और थर्ड नियम, सेकंड को क्या बोलेंगे? संवेग, लॉ ऑफ मोमेंटम। संवेग का नियम। और थर्ड को क्या बोलते हैं? एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? आवृत्ति, आयाम, तारत्व, प्रबलता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति। प्रति सेकंड जो दोलन होते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं कंपन पर सेकंड, कंपन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन यही बन सकता है कि अष्टक का नियम दिया किसने था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूलैंड। अब बात करते हैं कि सोडियम के समान गुण, तो इसके लिए आपको एक पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू पता होना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लिथियम। इन्होंने ये बताया था कि अगर सब परमाणु उसके अपने परमाणु भार के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाए तत्व, तो जो एर्थ 8वां तत्व पड़ेगा वो पहले तत्व के समान क्या रखेगा? उसके गुण जो है पहले तत्व के समान होंगे। ठीक है, तो लिथियम के साथ में जब 8वां तत्व कौन सा आता है? सोडियम, तो इन दोनों के गुण क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेरी वेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शंस क्या हैं? विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12 या विटामिन ई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका विटामिन बी, यानी कि B1। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। अगर यहीं पर ये पूछ लिया जाए कि कोबाल्ट किस विटामिन पर पाया जाता है, तो B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तरायण का विलोम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? पौरायण, पुरातन, दक्षिणायन या नारायण। तो यहाँ पर उत्तरायण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दक्षिणायन। पुरातन का क्या होता है? नूतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शंस क्या है? नवोढ़ा, प्रवत्स्य, प्रवत्स्यत पतिका, प्रोषित पतिका या आगत पतिका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोषित पतिका, यानी विदेश गया है। नवोढ़ा जिसकी नई क्या हुई हो? शादी हुई हो तुरंत, उसको क्या बोलेंगे? नवोढ़ा। और जिसका पति तुरंत विदेश से आया हो, वापस आया हो, उसको क्या बोलेंगे? आगत पतिका। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस क्या हैं? हंससुता, अर्कजा, कृष्णा या कूलंकषा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हंससुता होता है,
अर्कजा भी होता है, कृष्णा भी होता है, क्या नहीं होता है, कूलंकषा, क्योंकि ये किसका पर्यायवाची है, ये केवल नदी का पर्यायवाची है, यमुना का नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शंस क्या है, हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य या नियोजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोजन का मतलब क्या क्या निकल सकता है, हेतु हो सकता है, उद्देश्य किस उद्देश्य से या किस प्रयोजन से, लक्ष्य उसका निर्धारित होता है, नियोजन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नियोजन होता है किसी चीज़ के लिए योजना बनाना, उसका प्रयोजन से कोई मतलब नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो क्या क्या ऑप्शन है, वही प्लस सकार, वहिस प्लस अकार, बहि प्लस कार या बहिर प्लस कार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी बहि प्लस कार। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग। इस सा को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य सा। अगर ये आ रहा है तो मान के चलो कि संधि के 99% चांस क्या है कि वो विसर्ग संधि ही होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शंस क्या हैं, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डेनियल मददेदेव, निक किर्गियोस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी नोवाक जोकोविच। जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में जो विंबलडन होता है वो किसने जीता है 2022 का, नोवाक जोकोविच। और ये कहाँ के प्लेयर हैं, ये हैं सर्बिया के। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पियोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है। पियोट, ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, हमें बताना है पियोट। और ऑप्शन क्या है यहाँ पर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रोपड़, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। और ये किसके लिए, ये भी पूछा जा सकता है कि पियोट किस चीज़ के लिए है, तो ये कैंसर का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, झेलम, रावी, चिनाब या सतलज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिनाब। कौन सी परियोजना पूछी गई, रतले। इस पर दो परियोजनाएं और सी हैं, एक कौन सी है, सलाल, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक सलाल है, एक दुलहस्ती है। दोनों किस नदी पर हैं, चिनाब पर और रतले। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं कोई ना कोई। अगला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। ऑप्शंस क्या है, अमर्त्य सेन, उर्जित पटेल, रघुराम राजन या गीता गोपी नाथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गीता गोपी नाथ यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर बात करते हैं तो ये दूसरी भारतीय थी, सेकेंड इंडियन, किसमें शामिल होने वाली, पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में। ठीक है, तो फिर अब बात आती है कि फिर पहला कौन था। तो पहले कौन थे, इनसे पहले जो फर्स्ट इंडियन थे वो थे रघुराम राजन, रघुराम राजन जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। और अगर पहली महिला पूछा जाएगा तो पहली महिला फिर कौन सी हो जाएंगी, गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है। ऑप्शंस क्या है, मथुरा, जोरहाट, डिब्रूगढ़ या नुमालीगढ़। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जोरहाट। और ये कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, ये असम में पड़ता है। यहाँ पर क्या शुरू किया गया है, शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र, किसके द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर, डॉक्टर राजीव कुमार, परमेश्वर अय्यर, VK शाश्वत, अमिताभ कांत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमिताभ कांत, यानी पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के नए शेरपा कौन होंगे, अमिताभ कांत। ये क्या कौन थे, नीति आयोग के पूर्व CEO। ठीक है, अब यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि G20 जो है ये 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो 2023 में इंडिया करेगा और 2022 में कौन कर रहा है, इंडोनेशिया।
ठीक है, 2022 में इंडोनेशिया के पास है और 2023 में अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या है? मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर? 152, 150वें, 145वें, 142वें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 150वें स्थान पर है। 2022 की जो रिपोर्ट आई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, उसमें भारत किस स्थान पर है? 150वें स्थान पर है। और इसका स्कोर पूछा जा सकता है, तो स्कोर कितना है? 41। ठीक है, भारत का स्कोर कितना रहा है? 41। अगर 2021 में बात करते हैं तो 2021 में भारत था 142वें में। 2021 का भी पूछ सकते हैं कि पिछले बार कितना था या कितना डिक्रीज हुआ है, तो 8 प्लेस क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, न्यूजीलैंड। तो क्वाड कंट्रीज में कौन कौन से शामिल हैं? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, एक जापान है, एक भारत है और इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलिया है। तो कौन शामिल नहीं होगा? यानी कि न्यूजीलैंड शामिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात असानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम असानी किस देश ने रखा था? ऑप्शंस क्या हैं? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड या मालदीव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीलंका। असानी जो चक्रवात था इसका नाम किसने रखा था? श्रीलंका ने। और ये कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। और ये पूछा जा सकता है कि भारत के किन राज्यों को उसने ज़्यादा प्रभावित किया? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्रा और उड़ीसा, इन दो राज्यों को इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शंस क्या है? इंडोनेशिया, चिली, फिलीपींस और मैक्सिको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। जो ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फिलीपींस पे। और किस द्वीप पे स्थित है? लुजोन द्वीप। लुजोन द्वीप। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो ताल ज्वालामुखी किस द्वीप में है? लुजोन द्वीप। या ये पूछा जा सकता है कि लुजोन द्वीप किस देश में है? फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथकली, भांगड़ा, मोहिनीअट्टम या ओडिसी। ऑप्शंस क्या है? कथकली, भांगड़ा, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भांगड़ा। क्योंकि ये क्या है? पंजाब का लोक नृत्य है। और अपने यहाँ शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। कथकली, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। ठीक है, एक होता है मणिपुरी, एक है सत्रिया, एक है कथक, और कौन सा बचा? कथकली, मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं, ओडिसी उड़ीसा का है, सत्रिया असम का है, यूपी का कथक है, आंध्रा का कुचिपुड़ी है, और जो रिमेनिंग बचा है आप लोग कमेंट में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर इसके? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और फिर महाराष्ट्र के बाद कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस क्या है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी ये कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में। और समुद्र में स्थित एक स्मारक है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, समुद्र में स्थित है कन्याकुमारी। और राज्य पूछा जाएगा तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस क्या हैं? मुंबई, बंगलुरु, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और ये तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। क्या है देखते हैं। अमजद अली खान बांसुरी, अली हुसैन सरोद, हरिप्रसाद चौरसिया तबला, अल्लाह रखा खान शहनाई। तो सबसे पहले हमें जो पता है वो मैच कर लेते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया हमें पता है किससे होंगे? बांसुरी से होंगे, ये चीज़ तो सबको पता होनी चाहिए। अल्लाह रखा खान किससे हैं? तबला से। अब देखते हैं यहाँ से मिल पाएगा। सी का फर्स्ट होना चाहिए और डी का थर्ड होना चाहिए। सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, दोनों जगह वही मिल रहा है, यानी एक और पता होना चाहिए। अमजद अली खान किससे रिलेटेड हैं? ये सरोद से हैं, यानी कि
ए का क्या होना चाहिए, सेकंड। ए का सेकंड हरिप्रसाद चौरसिया, यानी सी का फर्स्ट। ए का सेकंड, सी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, बचा कौन सा, अल्लाह रखा खान हो जाएंगे तबला से, तो अली हुसैन किससे हो जाएंगे, शहनाई से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है। ऑप्शंस क्या है, डॉलर, रुपया या रुपया, पाउंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, रुपया है, यानी कि 66 का क्या हो जाएगा, बी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये भारत की है, ये रुपया इंडोनेशिया की है। अगला क्वेश्चन क्या है, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है। ऑप्शंस क्या है, एना बर्न्स, मार्के लुकास रिजनेवेल्ड, मिशेल हचिसन या गीतांजलि श्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री। अब बात करते हैं कि इनकी बुक का क्या नाम था। तो इनकी जो बुक थी, नाम लिखा था इन्होंने रेत समाधि, रेत समाधि। लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो या तो इंग्लिश में लिखी हुई बुक को मिलता है, या फिर किसी हिंदी बुक का इंग्लिश में क्या किया गया हो, अनुवाद किया गया हो, उसे मिलेगा। ठीक है, तो जो इन्होंने रेत समाधि लिखी थी, इसका अनुवाद किया गया था टॉम ऑफ सैंड नाम से। टॉम ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, टॉम ऑफ सैंड नाम से इसका क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। ठीक है, इंग्लिश में, इसलिए इसको क्या दिया गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और ये पहली बुक है, हिंदी की कोई ऐसी पहली बुक है जिसको क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब बात कर लेते हैं कि टॉम ऑफ सैंड ये अनुवाद किया किसने था। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, क्या था इनका नाम, डेजी रॉकवेल, डेजी रॉकवेल। बुक का नाम क्या था, रेत समाधि। अनुवादित बुक का क्या नाम था, टॉम ऑफ सैंड। अनुवाद किया किसने, डेजी रॉकवेल। और जो लिखा किसने था, गीतांजलि श्री ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। ऑप्शंस क्या हैं, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी या बर्सिलोना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने जीता है UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 में, रियल मैड्रिड। ठीक है, और हराया किसको है, लिवरपूल, यानी ये क्या था, रनर अप, लिवरपूल को क्या किया है, हराया है। अगला क्वेश्चन क्या है, जून 2022 में अबू धाबी में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शंस क्या है, लूडो, सरदार उधम, शेरशाह, तड़प। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस क्या हैं, 7 जून, 15 जून, 12 अप्रैल, 13 मई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून। और इसकी थीम पूछी जा सकती है, तो थीम क्या है, सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफर फूड बेटर हेल्थ, बेटर हेल्थ। ठीक है, अभी तक ये तीसरा सेट था, जितने भी डेज आ रहे हैं मैं उनकी थीम साथ में लिखवाता चल रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।